गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 पालमपुर गांव की कहानी को रीड करेंगे। पालमपुर उत्तर प्रदेश का एक काल्पनिक गांव है जिसकी कल्पना की गई है। उसके अंदर लगभग 450 परिवार रहते हैं। ऊंची जाति के जो भूमि के जो स्वामी हैं, ऊंची जाति के लोग 80 परिवार हैं। इस प्रकार से हम इस गांव की पूरी जानकारी जो है वो देखते हैं, किस काम से कितने लोग किस काम में लगे हुए हैं, यहाँ विद्यालय कैसे हैं, शिक्षा का जो समावेश है वो कैसा है। इस कहानी का उद्देश्य जो है उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। अधिकांश लोग खेतीबाड़ी करते हैं, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, लघु स्तर के उद्योग हैं, विनिर्माण कार्य हैं या डेयरी हैं, परिवहन आदि सीमित स्तर पर ये कार्य किए जाते हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। इन सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। जो ज़रूरतमंद गांव के अंदर जो ज़रूरत की वस्तुएं होती हैं या सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न जो संसाधन होते हैं, उनका समायोजन कैसे किया जाता है। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। ये सड़क इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं, बताया हमने। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से बहुत बड़े भी हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति जो दलित वर्ग के जो लोग हैं, इनकी संख्या गांव की जनसंख्या का 1/3 हिस्सा है। 1/3 यानी 150 परिवार ऐसे हैं जो कि अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या का है, और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे छोटे घरों में रहते हैं वो लोग, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हुए हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है, जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। यानी निजी औषधालय है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इस प्रकार से जहाँ पर रोगियों का इलाज किया जा रहा है। एक काल्पनिक गांव, यानी कल्पना की गई है इस गांव की। काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। भारत के जो गांव हैं, इनके अंदर खेती जो मुख्य क्रिया रहती है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, जिनको गैर कृषि कार्य यानी कृषि कार्यों से हटकर जो लोग काम कर रहे हैं, लघु विनिर्माण कार्य, परिवहन, दुकानदारी आदि जिसके अंदर शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। उत्पादन का जो संगठन है, इसमें उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना होता है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहली आवश्यकता होती है भूमि। 4 चीज़ों की ज़रूरी है वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए। इन 4 चीज़ों में पहली ज़रूरत होती है भूमि। अन्य प्राकृतिक संसाधन भूमि के साथ, जैसे कि जल, वन और खनिज।
दूसरी आवश्यकता होती है श्रम, मेहनत, अर्थात जो लोग काम करेंगे उनकी ज़रूरत होती है। कुछ उत्पादन क्रियाओं में ज़रूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। जो उत्पादित जो क्रियाएं हैं उन ज़रूरी कार्यों को करने के लिए, उत्पादन क्रियाओं के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत भी होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। जितनी ज़रूरत होती है इतना श्रम हर श्रमिक देता है उत्पादन के लिए। तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत होते हैं, अब जिनसे उत्पादन के लिए हर स्तर पर अपेक्षा की जाती है। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? क्या क्या चीज़ें उत्पादन के लिए भौतिक पूंजी के अंतर्गत हैं? इसका पॉइंट नंबर क्या था? औजार, मशीन, भवन। औजारों और मशीनों से अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत जो मशीनें होती हैं, जो संशोधित मशीनें होती हैं जैसे कि जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि जिसके अंतर्गत आते हैं। औजारों, मशीनों, भवनों के उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। कच्चा माल और नकद मुद्रा, पॉइंट नंबर 6 था इसका। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकताएं होती हैं और कई प्रकार की ज़रूरतों के साथ इसमें जैसे कि बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा ज़रूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी ज़रूरत होती है। किसी को माल खरीदना है या किसी को भुगतान करना है, इसके साथ कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। कच्चा माल और नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। औजारों, मशीनों, भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। एक चौथी आवश्यकता होती है आपको स्वयं उपयोग हेतु, उपभोग हेतु, खुद को जो उपभोग करना है, जो चीज़ें यूज़ करनी है उसके हेतु बाज़ार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। उत्पादन भूमि, पूंजी और पूंजी को समायोजित, श्रम और पूंजी को समायोजित करके संगठित होता है उत्पादन के लिए, यानी भूमि, श्रम और पूंजी को समायोजित करना होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक भी कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय को हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे।